जी स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ये सवाल है। रिक्वायरमेंट जी 10 नंबर की है, इसके दो पार्ट्स हैं। आए जी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट TIL इंटेंड्स टू मीट द एंटायर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट Z, compute the production quantities of product Y that will be number 1 used in the production of product Z, नंबर 2 सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक हो गया। और पार्ट बी में कह रहा है एडवाइस करें कि क्या TIL को प्रोडक्ट जी प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी अभी तक का जो डाटा मैंने रिक्वायरमेंट में पढ़ा है उससे शायद अंदाज़ा हो रहा है कि प्रोडक्ट वाई जो है वो फर्दर प्रोसेस होकर जी बन सकता है। और ए में उसने कहा है कि अगर हम जी की सारी मार्केट डिमांड मीट करने का प्लान करें तो कितना प्रोडक्ट वाई जी में बनाने के लिए इस्तेमाल होगा और कितना प्रोडक्ट वाई विदाउट फर्दर प्रोसेस ऐसे ही बिकेगा। और पार्ट बी में कह रहा है कि क्या हमें जी प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जाहिर सी बात है इट इज़ द फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के वाई को जी बना के बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, कहना भाई साहब वो ये चाह रहे हैं। आए जी अब ज़रा डाटा पढ़ते हैं ताकि हमें प्रिसाइजली कुछ अंदाज़ा हो। तो क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी तूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट वाई। ठीक हो गया। विच इज यूज्ड इन हाई टेक इंडस्ट्रीज। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम TIL's लेटेस्ट अकाउंट्स। ओके, तो सर वो कह रहा है कि अभी आप प्रोडक्ट वाई बना के बेचते हो और वो डिफरेंट हाई टेक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। लेटेस्ट फाइनेंशियल्स दे रहा है, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है जी, इसमें SN38 के नाम से सारी वैल्यूज टोटल में है। लेबर की भी टोटल कॉस्ट दी हुई है और यहाँ पर रेट पर और लेबर का दिया हुआ है। तो अगर हमें कोई बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी होंगी घंटों की, इस तरह की जो भी हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट और रेट पर और दे दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अच्छा, मजीद क्या कह रहा है, कह रहा है TIL का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली डेवलप किया है प्रोडक्ट Z विच कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट Y। ठीक हो गया। यानी ये जो मैं बात कर रहा था रिक्वायरमेंट से, सो इट इज़ नाउ क्लियर कि आपने प्रोडक्ट जी अभी बनाया है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने, R&D टीम कह सकते हैं, और वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट वाई, लेकिन विद द एडिशन ऑफ अ न्यू रॉ मटेरियल TS38। अदर डिटेल्स आर एज अंडर। ये एक थोड़ी सी मुझे एक नई चीज़ लगी है। वैसे तो नई चीज़ नहीं है, शायद एक दो दफ़ा पास्ट में उसने रैंडमली टेस्ट की हो, लेकिन आमतौर पे हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जब भी एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके एक बेटर या रिफाइंड प्रोडक्ट बनाया जाता है तो आमतौर पे फर्दर प्रोसेस के अंदर मटेरियल नहीं लग रहा होता, आमतौर पे कन्वर्जन कॉस्ट लग रही होती है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस वो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। मैं चल मिसाल दे रहा हूँ, वरना मटेरियल डल सकता है, ये कतन ऐसी बात नहीं होती कि मटेरियल नहीं होता। एकेडमिकली एग्जामिनर आमतौर पे नहीं दे रहा होता मटेरियल इन द फर्दर प्रोसेस, तो यहाँ पे मटेरियल भी है और उसका नाम है सर TS38। ठीक है जी, मजीद डिटेल्स क्या दे रहा है, अब ये ज़रा डिटेल ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके अंदर उसने सारे फैक्ट्स बताने हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर हम जी को बनाना चाहेंगे तो क्या क्या मामलात होंगे, इसमें और भी डाटा होगा। सबसे पहले तो उसने एनुअल डिमांड दे दी जी की, जो कि क्या है जी 8000 kg, और उसकी प्राइस है जी 50,000 रुपये पर kg। यानी कि जो प्रोडक्ट जी हम बनाने जा रहे हैं उसकी एस्टिमेटेड फिगर्स उसने डिमांड की और प्राइस की दे दी है। फिर क्या कह रहा है कि सर 0.6 kg ऑफ रॉ मटेरियल TS38 वुड बी एडेड पर kg ऑफ वाई एट द स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, normal wastage identified at the start of further processing would be 20% of the input quantity. Currently TS38 is available at rupees 19,200 per kg in the market। तो वो ये कहना चाह रहा है भाई साहब कि जब आपने प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्ट जी बनाना है तो इनपुट साइड पे क्या होगा फर्दर प्रोसेस के, कि आप अगर 1 kg ऑफ प्रोडक्ट वाई इंट्रोड्यूस करोगे तो उसके साथ आपको 0.6 kg ऑफ मटेरियल TS38 मिलाना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट में ही इनपुट में 20% लॉसेज होंगे, फिर कन्वर्जन कॉस्ट लगेंगी और फिर आपके पास प्रोडक्ट जी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपके जहन में होना चाहिए कि फर्दर प्रोसेस का जो एक पूरे का पूरा प्रोसेस है, जो ऑपरेशंस है वो किस तरह से चलेंगे। ठीक हो गया। और बाकी वो कह रहा है कि TS38 मुझे अगर खरीदना है तो उसकी कॉस्ट क्या है वो उसने बता दी, 19,200। मजीद क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ वाई यानी कि जो अभी हम बना रहे हैं उसकी प्राइस 25,000 पर kg है। इंट्रोडक्शन ऑफ जी वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ वाई। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है जो हम जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इससे वाई की डिमांड पे कोई हिट नहीं पड़ेगी। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग वुड रिक्वायर 2 लेबर आवर्स पर kg ऑफ जी प्रोड्यूस्ड एंड कैन बी
कैरीड आउट ऑन द एग्जिस्टिंग मशीन। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ये जो फर्दर प्रोसेसिंग जब मैं करूंगा ना प्रोडक्ट वाई को जी बनाने के लिए, तो ये जो लेबर आवर्स लगेंगे वो 2 घंटे पर केजी ऑफ जी है। यानी कि हमें ये जो ऑर्स कैलकुलेट करने होंगे, वो जो जी का आउटपुट निकल रहा होगा फर्दर प्रोसेस से, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम लेबर आवर्स निकाल सकते हैं। तो इनपुट के साथ उसने लिंक नहीं किया हुआ, और वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग मशीन्स पे ही हम ये कैरी ऑन कर सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग मशीन्स पे कैरी ऑन करना, ये बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सर जिन मशीनों के ऊपर हमारा प्रोडक्ट वाई बन रहा है उसी के ऊपर ये भी बनेगा। तो हम वैसे भी जानते हैं, ये हमने डेफिनेटली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टडीज में पढ़ रखा होता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, आपका रेट पर और लेबर का वही रहता है जो मर्जी प्रोडक्ट बने, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यहाँ पे रेट क्या है, 300 रुपये पर और, ये प्रोडक्ट वाई का है तो जी के लिए भी वही होगा। इसी तरह चूंकि उसने कह दिया है कि एग्जिस्टिंग मशीन्स पे काम करेंगे, तो ये भी इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो वेरिएबल ओवरहेड रेट है वो आपका 325 ही रहेगा। और नॉर्मल अजम्पशन भी यही होती है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, भले वो लेबर का रेट हो, भले वो वेरिएबल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन का रेट हो, वो वही होता है तमाम प्रोडक्ट्स के लिए। हाँ, अगर वो अदरवाइज कह दे नहीं भाई इस प्रोडक्ट के लिए ये रेट है, सेकंड प्रोडक्ट के लिए ये है, थर्ड के लिए कुछ और है, तो फिर हम वही वाला रेट ले रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ पे वही रेट्स लगेंगे जो ऊपर प्रोडक्ट वाई के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सर, क्या कह रहा है, द टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन आर 80,000 ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर। The plant worked at 90% of the total production capacity in terms of labor hours। सर ये जो हमारे पास घंटे अवेलेबल है ना सर, वो लिमिटेड हैं। यहां से बड़ी क्लियर इंडिकेशन आ गई कि एक तो फ्लेवर इस सवाल में फर्दर प्रोसेसिंग का है, दूसरी तरफ हमारे पास ना लेबर बड़ी महदूद है। अभी आप 90% 80,000 का इस्तेमाल कर रहे हो और इससे सिर्फ प्रोडक्ट वाई बन रहा है। जबकि अगर हम रिक्वायरमेंट की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि वो कह रहा है कि अगर हम जी को बनाने की तरफ जाएं तो डेफिनेटली खुद सोचें, घंटे तो हमारे पास महदूद हैं। मैं तो 90% घंटे इस्तेमाल कर रहा हूं प्रोडक्ट वाई बनाने में, जब जी बनाने बैठेंगे तो डेफिनेटली कोई चीजें फोरगो होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी तो मैं कैलकुलेशन में नहीं उतरा, लेकिन इट इज गिविंग अ वेरी क्लियर फील कि हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो लेबर आवर्स हैं। तो सर ये कहानी है अभी करंट सिचुएशन में, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब ये देखो, अब हम जरा रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, मजीद बेहतर अंदाज में रिलेट कर पाएंगे। कह रहा है एज्यूम करें कि टीआईएल इंटेंड करता है कि एंटायर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट जी मीट करे। क्या है डिमांड प्रोडक्ट जी की सर, 8,000 kg। ठीक है सर, तो अगर आपने ये सारा प्रोडक्ट जी बनाना है, ये एजम्पशन लेते हुए आप अब ये बताओ कि कितनी क्वांटिटीज प्रोडक्ट वाई की वो होंगी जो कि जी बनने में इस्तेमाल होंगी और वो जो कि ऐसे ही बिक जाएंगी। यानी प्रोडक्ट वाई के दो इस्तेमाल हैं, ऐसे ही मार्केट में भी बिक सकता है, इसको फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट जी भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये प्रोडक्ट वाई अकेला नहीं, प्रोडक्ट वाई के साथ एक मटेरियल भी ऐड होगा, मटेरियल TS38। ठीक है सर, और इंटरेस्टिंगली सारा डाटा केजीज में है। मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट वाई की बात करूँ तो सेल्स उसने मिसाल के तौर पे टोटल दी हुई हैं, बाकी खर्चे भी सारे टोटल में हैं। नीचे अगर मैं प्राइस देखूँ उसकी, देखें प्रोडक्ट वाई की क्या प्राइस है, 25,000 पर केजी। यहाँ से मैं वैसे एग्जिस्टिंग केजीज भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो प्रोडक्ट जी की बात करें तो ये देखें इसकी डिमांड 8,000 kg है, प्राइस क्या है 50,000 पर केजी। तो सारा सवाल केजीज की बेसिस पे है, ठीक है, ये चीज़ जहन में रखनी है। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, मैंने एक ना डायग्राम की प्रेजेंटेशन बनाई है आपके लिए, जस्ट टू गेट अ क्लियर एंड 1 पेज स्नैपशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये आपको समझने में इंशाल्लाह ताला बड़ा हेल्प आउट करेगा। ये देखिए सिचुएशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1, उससे प्रोड्यूस होता है क्या, प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई का जहां तक ताल्लुक है सर, इसके दो इस्तेमाल हैं। ये देखिए मैंने और लिखा हुआ है। एक काम तो इसके साथ ये किया जा सकता है कि ये मार्केट में बिक सकता है, किस प्राइस पे सर, ₹25,000 पर केजी। और दूसरा मामला क्या हो सकता है कि ये एक फर्दर प्रोसेस में एंटर हो, ठीक है, जिसको मैंने फर्दर प्रोसेस 2 कहा है। और ये देखें मैंने एंटर किस तरह से करवाया है कि अगर 1 kg में एंटर करूं प्रोडक्ट वाई का, तो देखें मुझे मटेरियल TS38.6 kg साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये देखें, ये जो साथ मटेरियल इनपुट है यानी बिफोर लॉस, जाहिर है जब इनपुट करेंगे तो उससे पहले तो लॉसेस नहीं होंगे ना। तो कितना मटेरियल इनपुट करूंगा, टोटल में मैंने रेशियो भी बना दी, कितनी सर, 1:2.6। क्या ख्याल है, 1 kg प्रोडक्ट वाई का
और मटेरियल TS38 का 0.6 केजीज में सारा डाटा है। अच्छा, जैसे ही इनपुट करूंगा तो सर 20% का होगा लॉस और एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या प्रोड्यूस होगा सर, प्रोडक्ट जी, जिसकी डिमांड कितनी है ये देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है 8000 केजी, ठीक है ना सर। और प्राइस मैंने साथ इसकी अटैच कर दी है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि 50,000 पर केजी है। तो आप खुद सोचें, अगर मैं सवाल यहां से शुरू करता हूं कि भाई अगर मैंने प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रोडक्ट जी को, जैसे वो पार्ट ए में कह रहा है, यही कह रहा है ना कि अज्यूमिंग वी हैव टू मीट द एंटायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जी, कितनी है डिमांड सर 8000 केजी, तो मुझे वर्क बैक करना पड़ेगा कि अगर मुझे प्रोसेस 2 से प्रोडक्ट जी निकालने हैं कितने 8000 केजी, 8000 केजी बना के बेचने हैं, तो मुझे वर्क बैक करना पड़ेगा कि भाई इसको इतना प्रोड्यूस करने के लिए मुझे इस प्रोसेस 2 में कितना इनपुट देना है, किसका, प्रोडक्ट वाई का, मुझे वर्क बैक करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना प्रोडक्ट वाई है जो कि प्रोसेस 2 में एंटर होगा प्रोडक्ट जी बनाने के लिए, और उससे भी पीछे जाके मैं ये वर्कआउट कर सकता हूं कि भाई बाकी जो हमारा प्रोडक्ट वाई है वो कितना होगा जो कि प्रोसेस 1 से निकल के एज इट इज मार्केट में बिक जाएगा। यानी मुझे प्रोडक्ट वाई जो है वो दो बताने हैं पार्ट ए में। एक तो ये बताना है कि यहां पे सर इनपुट कितना होगा, ये देखें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और दूसरा ये सर कितना होगा जिसने मार्केट में बिकना है। सो इट इज गिविंग अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट ए। इंशाल्लाह ताला हम इसको जरूरत पड़ने में पार्ट बी में भी यूज कर लेंगे। सो पिक्चर हमेशा बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करती है एक डिसीजन मेकिंग के खुसूसन सवाल को समझने में। तो सर मेरा ख्याल है काफी कैलकुलेशंस तो हम यहां से ही कर सकते हैं इस चीज की जो उसने पार्ट ए में मांगा हुआ है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसने प्रायोरिटी पार्ट ए में किसको दी है, प्रोडक्ट जी में, खुद कह रहा है। तो अब यहां पे सिंपल सी बात है, मुझे शुरू ही प्रोडक्ट जी से करना पड़ेगा, और घंटे मेरे पास कितने हैं सर, 80,000, उसके अंदर ही रहते हुए मुझे प्ले करना है, ठीक है। तो मैं कहां से शुरू करूंगा सर, मैं प्रोडक्ट जी के 8000 केजी से शुरू करूंगा, ठीक हो गया। फिर मैं देखें क्या करूंगा, मैं इसको प्रोसेस 2 का प्री लॉस बनाऊंगा कि यानी कि अगर प्रोसेस 2 से मुझे 8000 प्रोडक्ट जी चाहिए तो मैं इसको अगर प्री प्रोसेस 2 करूं यानी प्री लॉस करूं, लॉसेस से बिफोर की सिचुएशन में लेके आऊं, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं करूंगा ये जो 8K है यानी 8000 है, इसको मैं सर किससे डिवाइड करूंगा, अगर 20% के लॉसेस हैं तो आई विल डिवाइड इट विद व्हाट, 0.8। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास टोटल प्री लॉस इनपुट आ जाएगा, और ये मेरा ख्याल है बन रहा है 10,000, ठीक हो गया। यानी कि मुझे पता चल गया कि प्रोसेस 2 में मुझे टोटल केजीज का इनपुट कितना देना है, 10,000 प्री लॉस। और फिर इसको मैं तोड़ लूंगा किस रेशियो में सर, ये देखिए मैंने रेशियो बनाई हुई है कि 1 केजी किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट वाई का, और 0.6 केजी किसका होना चाहिए सर TS38 का। यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा सर, ये वाली फिगर, ठीक। फिर उसके बाद लेबर ऑर्स अवेलेबल हैं, उसमें से मैं 2 लेबर ऑर्स माइनस करूंगा। एक तो वो लेबर ऑर्स जो कि प्रोसेस 1 में उन प्रोडक्ट वाई को बनाने में लगे जिन्होंने प्रोसेस 2 में एंटर होके प्रोडक्ट जी बनना है, और फिर वो लेबर ऑर्स जिनको इस्तेमाल करके मैंने फर्दर प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट जी बनाया है। ये चीज ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि सर टोटल घंटे मेरे पास 80,000 हैं। उसने ये नहीं कहा कि भाई जो पहला प्रोसेस है जिससे मैं प्रोडक्ट वाई बना रहा हूं इसके इतने घंटे हैं, जो फर्दर प्रोसेस है इसके इतने घंटे हैं, टोटल घंटे मेरे पास 80,000 हैं। यही मेरे पास लेबर ऑर्स है सर, मैंने इसी में रहते हुए फैसला करना है कि जी बनाना है, वाई बनाना है, प्रायोरिटी पे अगर एक को रखना है तो दूसरे को फोरगो करना पड़ेगा। ये इस तरह की कहानी है, ठीक है। तो हमें हमारे पास अवेलेबल ऑर्स यही है, इसी के अंदर हमने रहते हुए प्ले करना है। तो मेरा ख्याल है काफी डिटेल में मैंने इस सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन टू पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। सर बिस्मिल्लाह करते हैं, पार्ट ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, और यहाँ पे पार्ट ए में सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट जी, ठीक हो गया। एक ही हेडिंग दे लेते हैं। उसके बाद मैं बना लेता हूँ केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये 2 हेडिंग्स दे लिए मैंने। ये देखिए इसको कहां से शुरू करेंगे, मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जी, कि भाई प्रोडक्ट जी की डिमांड कितनी है, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ केजीज है सर, हमें मालूम है 8000, ठीक हो गया। इसको अगर मैं वर्क बैक करूं तो यहां से क्या निकलेगा, ग्रॉस मटेरियल, बल्कि कहना चाहिए ग्रॉस टोटल मटेरियल इनपुट इन
फर्दर प्रोसेस, यानी जो फर्दर प्रोसेस है जिसको मैं अपनी ज़बान में प्रोसेस नंबर 2 कह रहा हूँ, जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर मैं इसको प्री लॉस कर दूँ, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये मैं प्री लॉस मटेरियल इनपुट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो वो कितना होगा सर, अगर मैं इसको फॉर इंस्टेंस ए बोल दूँ तो ये क्या होगा सर, ए ओवर 0.8, कि इतना मुझे मटेरियल इनपुट चाहिए, 8000 ओवर 0.8, सो द वैल्यू इज 10,000 kgs। और अब इसको बाइफरकेट कर लेते हैं कि भाई हमें रेशियो मालूम है 1 kg प्रोडक्ट वाई का होना चाहिए, 0.6 kg मटेरियल टीएस 38 का होना चाहिए। तो सर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, kgs ऑफ प्रोडक्ट वाई टू बी इनपुट फॉर मेकिंग प्रोडक्ट जी। सर एक्सट्रीमली सिंपल, इसको अगर मैं फॉर इंस्टेंस b बोल दूं तो सर ये कैसे निकलेगा, सर b इंटू क्या रेशियो है, इंटू 1 ओवर 1.6। ये 1.6 कैसे आया है, 1 और 0.6 यही दो आइटम्स है ना जिनकी रेशियो है, तो इनका टोटल क्या है 1.6। सिर्फ रेशियो में तोड़ा है, जितना भी इनपुट है वो किस रेशियो में टूटेगा, 1 ओवर 1.6 और 0.6 ओवर 1.6। अभी मुझे जरूरत पड़ने पे अगर मटेरियल TS38 का इनपुट निकालना पड़ेगा, वो भी ऐसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0.6 ओवर 1.6। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाई का इनपुट, तो ये वर्किंग नीचे लिख देते हैं सर 10,000 ओवर 1.6। तो सर 6250 kgs मुझे चाहिए किसके, प्रोडक्ट वाई के इनपुट करने के लिए इनटू फर्दर प्रोसेस। ठीक हो गया सर, तो एक तो ये वर्किंग हो गई। दूसरी सर अब मुझे ये बताना है उसको कि कितने केजीज अब प्रोडक्ट वाई के जो हैं वो होंगे जो कि मैं पहले प्रोसेस से प्रोड्यूस करके एज इट इज मार्केट में बेच दूंगा। तो सर चूंकि प्रायोरिटी किसको थी, प्रोडक्ट जी को, तो अब मैंने जो टोटल लेबर आवर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें से 2 घंटे माइनस करूंगा। एक वो घंटे जो कि इस्तेमाल हुए पहले प्रोसेस में प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए ताकि वो अगले प्रोसेस में एंटर होकर प्रोडक्ट जी बने, और दूसरे लेबर और किस चक्कर में इस्तेमाल होंगे, वो जो सेकंड प्रोसेस है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग भी तो करनी है ना सर, वहां भी तो वही लेबर लगेगी। तो दो जगहों पे लेबर और इस्तेमाल होंगे, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी पे जी को बनाना था। तो अब जो लेबर और उसमें से बच जाएंगे उसको मैं इस्तेमाल करूंगा उस प्रोडक्ट वाई के केजीज को बनाने में जो कि एज इट इज ही मार्केट में बिक जाएंगे। तो सर आ जाए, ये देखें अवेलेबल लेबर आवर्स लिखते हैं, कितने हैं सर हमारे पास, उसने बताया हुआ है कि टोटल लेबर आवर्स मेरे पास है 80,000। ऑल दो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जबकि मैं सिर्फ प्रोडक्ट वाई बना रहा था, यानी कि जो लास्ट ईयर मेरा गुजरा है उसमें मैंने 90% कैपेसिटी इस्तेमाल की थी, ये बनता है को तकरीबन 72,000 घंटे बनता है, ठीक है। लेकिन हम तो अभी अपनी टोटल कैपेसिटी देख रहे हैं ना, क्योंकि हम तो अब फुल प्रोडक्शन पे जाएंगे। जब हमने वाई और जी जितनी हो सकता है उससे प्रोडक्शन करनी होगी तो जाहिर है मैं फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करूंगा, जैसे किसी भी लिमिटिंग फैक्टर के सवाल में होता है। मेरी जितनी अवेलेबिलिटी होती है मैं उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करता हूं प्रोडक्शन करने के लिए, ऐसे ही है ना सर। तो मेरे पास अवेलेबल है सर 80,000। अब ये देखो इसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ऊपर लिख देते हैं सर ऑर्स, यहां लिख लेते हैं लेस ऑर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट वाई फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू प्रोडक्ट जी। ये मैं ज़रा लंबी नरेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो एडजस्ट हो रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें मेरे नज़दीक ये ज़रा समझने वाला मामला और समझने वाला पहलू इसमें ज़्यादा है। तो अभी मैं कौन से घंटे माइनस कर रहा हूं जो कि इस्तेमाल हुए किस लिए, प्रोडक्ट वाई बनाने में, ताकि वो आगे प्रोडक्ट जी में फर्दर प्रोसेस होके कन्वर्ट हो। ठीक है सर, तो वो हम कैसे निकालेंगे सर, वो यहां से पता चलेगा कि हमने कितने प्रोडक्ट वाई ऐसे बनाए जिसने प्रोडक्ट जी बनना है, और वो अभी मैं कैलकुलेट करके आया हूं 6250। सर पहले प्रोसेस से 6250 केजीज हैं जो कि प्रोड्यूस हुए हैं पहले प्रोसेस से और वो अगले प्रोसेस में एंटर होंगे। तो 6250 जो केजीज हैं इन्होंने कितने घंटे इस्तेमाल किए होंगे, सर केजीज मेरे पास आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्स पर केजी। अब अगला सवाल ये रह गया कि भाई ऑर्स पर केजी कैसे निकाले जाएं। सर आराम से निकाले जा सकते हैं, मेरे पास डाटा मौजूद है। ये देखो यहां से मैं निकाल सकता हूं, ये देखो ये सारे का सारा डाटा है टोटलिटी में, और नीचे जो बिट्स एंड पीसेस में उसने डाटा दिया है यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है। मुझे अगर टोटल ऑर्स और टोटल केजीज मिल जाएं
प्रोडक्ट वाई के, तो मैं ऑर्स पर केजी निकाल सकता हूं। बिल्कुल, इधर देखो अभी मैंने बात की है कि मैंने कितने ऑर्स इस्तेमाल किए पिछले साल, 80,000 का 90%, जो कि बनता है 72,000। केजीज कितने थे जो कि प्रोड्यूस हुए और बिके, ये देखो यहां से निकाल सकते हैं। मैंने शुरू में डिस्कशन की थी, ये सेल रेवेन्यू है और ये है जी प्रोडक्ट वाई की प्राइस पर केजी, यानी सेल रेवेन्यू और प्राइस पर केजी से केजीज निकल सकते हैं। तो सर टोटल ऑर्स भी हैं, टोटल केजीज भी हैं, डिवाइड करके क्या निकाल लूंगा, ऑर्स पर केजी। इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि अगर मैंने 6250 केजीज बनाने हैं तो उसमें मेरे कितने घंटे सर्फ होंगे। सिंपल बेसिक कॉस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यूं करता हूं, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग अलग कर लेता हूं, वर्किंग 1.1 की। ये देखो टोटल ऑर्स एग्जिस्टिंग मैं कितने इस्तेमाल कर रहा हूं, उधर उसको आगे बता देता हूं। यहां पे सर 80,000 इंटू 90%, तो सर ये बनता है आपका 72,000। ठीक हो गया, टोटल ऑर्स हैं। अब मैं निकाल लेता हूं टोटल केजीज, टोटल केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई, इसको भी आप एग्जिस्टिंग ब्रैकेट में कह दो। सर ये कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास टोटल सेल रेवेन्यू कितना है, 450 मिलियन। ठीक है सर, रुपीज 450 मिलियन ओवर, सर कितनी प्राइस है, 25,000 ओवर 25,000, तो कितने केजीज बनते हैं, 450 मिलियन ओवर 25,000, सर 18,000 केजीज बनते हैं। ठीक है, तो मैं अगर फॉर इंस्टेंस इसको मैं कह देता हूं C और इसको कह देता हूं D, तो ऑर्स पर केजी निकल सकते हैं, सर बिल्कुल निकल सकते हैं। C ओवर D से कितने बनेंगे, 72,000 ओवर 18, सो इट मेक्स हाउ मच, इट मेक्स 4 ऑर्स। तो अगर 1 केजी ऑफ प्रोडक्ट Y बनाना है तो मुझे 4 घंटे इस्तेमाल करने होंगे, और अगर 6250 बनाने हैं तो उसमें कितने घंटे लगेंगे, सर बिस्मिल्लाह करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 6250 इंटू 4, ठीक है जी, 25,000 घंटे इस मद में माइनस हो गए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सर वो भी तो घंटे इस्तेमाल होंगे जो कि यूटिलाइज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट वाई इनटू प्रोडक्ट जी, सर वो भी तो होगा। और बड़ा क्लियरली उसने सवाल में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि सर 2 घंटे लगते हैं फॉर एवरी केजी ऑफ जी प्रोड्यूस्ड। तो सर वो तो कोई मसला ही नहीं है, पहले इसकी नरेशन चेंज करते हैं, और यूज्ड इन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट जी की फर्दर प्रोसेसिंग में भी 2 घंटे लगेंगे ना, तो ये वो वाले आपके घंटे हैं। ठीक है, तो आए सर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डिमांड आपकी क्या होगी, आउटपुट क्या होगा प्रोडक्ट जी का, सर 8,000, और सर ऑर्स पर केजी ऑफ आउटपुट कितना होगा, 2, तो ये तो बहुत ही आसान है, 16,000 हो गया। ठीक है सर, ये भी माइनस, और बाकी हमारे पास रिमेनिंग लेबर ऑर्स लेफ्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट वाई टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। आप शॉर्ट स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, मैं चूंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि क्लियर एक्सप्लेनेशन हो, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल्ड नरेशंस दे रहा हूं, कोई हर्ज नहीं है, आप इसका शॉर्ट जो वर्जन है आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। तो सर निकाल लेते हैं जी, हमारे पास रिमेनिंग ऑर्स कितने रह गए हैं, सर हमारे पास रिमेनिंग ऑर्स हैं 39,000। ये 39,000 ऑर्स वो हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं उन प्रोडक्ट वाई को बनाने में जो कि मैं ऐसे ही मार्केट में बेच लूंगा। तो सर ये तो मैंने अभी निकाला है कि 1 केजी ऑफ प्रोडक्ट वाई बनाने में 4 घंटे लगते हैं। अब मेरे पास टोटल घंटे कितने रह गए, 39,000, इससे कितने यूनिट्स वाई के बन सकते हैं, सर रिवर्स वर्क कर लेते हैं, मतलब डिवाइड कर लेंगे 4 से, ऑर्स को ऑर्स पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल आएगा, ये देखें सर जो हम चाह रहे थे, केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। सर यहां पे वर्किंग दे देते हैं उसकी, 39,000 ओवर 4, तो व्हाट्स द वैल्यू, लेट्स कंप्यूट दैट, 39,000 ओवर 4 एंड द आंसर इज 9750।
यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट जी बनाऊंगा तो उस सूरत में प्रोडक्ट वाई के 6250 केजीज वो हैं जो कि प्रोडक्ट जी में फर्दर प्रोसेस होके बिकेंगे, और आपके 9750 ये वो प्रोडक्ट वाई के केजीज हैं जो कि ऐसे ही बिक जाएंगे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। और अगर हम इसको टोटल कर लें तो इंटरेस्टिंगली ये 16,000 बनते हैं इस सूरत में। और ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने देखा कि अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम कितने केजीज बना रहे थे प्रोडक्ट वाई के, ये देखें अभी हमने नीचे निकाला है सर 18,000 केजीज बना रहे थे, और अब प्रोडक्ट वाई को जी में कन्वर्ट करने की वजह से प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, कितने केजीज बन रहे हैं सर 16,000 केजीज बन रहे हैं। यहां से आपको हल्की सी एक इंडिकेशन मिल गई होगी कि फोरगोइंग का मामला भी होगा, कुछ चीजें फोरगो भी होंगी यहां पे कि जब मैं प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस करने जाऊंगा तो प्रोडक्ट वाई का कुछ फोरगो भी होगा, ठीक है ना सर। बहरहाल इस पार्ट तक ऐसा मामला नहीं है, मैंने सिर्फ एनालिसिस के लिए एक शॉर्ट सी कैलकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट की है। बहरहाल जी पार्ट ए इज फिनिश्ड, यही दो उसने चीजें रिक्वायर की हुई थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। सो लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर बी। चलें जी, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट देखें क्या है। अब आपसे एडवाइस मांग रहा है कि क्या टीआईएल को प्रोड्यूस करना चाहिए प्रोडक्ट जी या नहीं, यानी डेफिनेट सी बात है क्या हम प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस करके जी बनाएं या नहीं, सीधी सी बात ये है। तो ये एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वैसे तो इसको करने के तीन एक तरीके हैं जो कि पॉपुलर हैं, मैं एक तरीका यूज करता हूं और वो ये होता है कि भाई अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करने जा रहे हो तो सिंपल सा रूल क्या है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है, सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वर्सेस सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग इसमें यूनिट्स में फर्क हो सकता है ड्यू टू लॉसेस, इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो बड़ा सिंपल है कि मैं फर्दर प्रोसेस अगर ना करता तो क्या रेवेन्यू होता, वर्सेस फर्दर प्रोसेस करके जो रेवेन्यू हासिल करूंगा, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है सर, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है, मतलब एक छोटी सी चीज यहां पे और है, और वो ये है कि साथ एक लिमिटिंग फैक्टर भी है लेबर ऑर्स का। और उसकी वजह से अभी कुछ देर पहले मैं आपको हल्की सी झलक दे के आया हूं कि कुछ ऐसे केजीज होंगे जो कि अब उनका कंट्रीब्यूशन या उसका कोई फायदा फोरगो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस मेथड से भी सॉल्व करूंगा, इस मेथड से भी आपको प्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन पहले मैं मुनासिब ये समझूंगा कि इसको एक सिंपल डिसीजन मेकिंग के सवाल की तरह इसको हल करने की कोशिश करूं और आपको एक्सप्लेन करूं। सिंपल डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन से क्या मुराद है, यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग का सिंपल उसूल आप जानते हो। डिसीजन मेकिंग की जड़ में कौन बैठा हुआ है, रेलेवेंट कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग पढ़ाई नहीं जाती जब तक रेलेवेंट कॉस्टिंग ना बताई जाए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में होता क्या है कि आपने वही कॉस्ट्स और वही बेनिफिट्स लेने होते हैं दैट इज रेलेवेंट टू द गिवन सिचुएशन, दैट इज रेलेवेंट टू अ गिवन ऑप्शन। और रेलेवेंट को हम डिफाइन करते हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर हो, कैश फ्लोज हो और इंक्रीमेंटल टू द गिवन डिसीजन या प्रोजेक्ट हो, उस चीज को रेलेवेंट बोला जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे एक सिंपल डिसीजन मेकिंग के अंदर एक रेलेवेंट कॉस्टिंग के उसूल के तहत मैं एक सिंपल डिसीजन मेकिंग करता हूं, उस तरह से इसको लेके चलूं कि भाई अगर मैंने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या खर्चे होंगे, यानी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या कॉस्ट होंगे। इसकी वजह से, यानी इस डिसीजन की वजह से, कौन सा डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग का, इसकी वजह से क्या क्या इंक्रीमेंटल फायदे होंगे, क्या क्या इंक्रीमेंटल खर्चे होंगे। उसके बाद डोंट वरी, मैं उसको उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दूंगा जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को आमतौर पे बता रहा होता हूं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लेकिन अभी ऐसे ही सॉल्व करूंगा कि भाई क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैंने एनालिसिस किया है इसको समझने के लिए कि भाई ये तो तय हो गया कि भाई कुछ ना कुछ फोरगो होगा या खर्चा सेव होगा, लेकिन कितना होगा, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एनालिसिस बनाया है। आओ मैं जरा पहले तुम्हें वो दिखाता हूं। ये देखो, देखिए अभी मेरी आपसे बात हुई है कि अब ये गौर से देखना, ये है प्रोड्यूस्ड और ये है जी सोल्ड। ये मैं प्रोडक्ट वाई की अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी आपसे डिस्कशन की कि अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता तो प्रोडक्ट वाई कितने प्रोड्यूस करूंगा और बेचूंगा। अभी जो साल गुजरा है क्या मैं उसमें प्रोडक्ट जी बना रहा था, नहीं,
क्या कर रहा था, प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस करता था और ऐसे ही बेच देता था। तो अभी मैंने आपके साथ वर्किंग की कि भाई वो 18,000 केजीज थे, मैं बनाता था और मार्केट में बेच देता था। अब जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा किसकी, प्रोडक्ट वाई की, ताकि वो क्या बन जाए, प्रोडक्ट जी बन जाए, ऐसा ही है। तो उस सूरत में प्रोडक्ट वाई के साथ क्या होगा, मैं कितना प्रोडक्ट वाई बनाऊंगा और बेचूंगा प्रोडक्ट वाई कितना। अब इस चीज पे आपने ध्यान देना है। ये देखें, इस सूरत में प्रोडक्ट वाई कितना प्रोड्यूस होगा, 16,000। ये देखें मैंने वैसे अभी कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। क्या ब्रेकअप है, 9750 तो वो प्रोडक्ट वाई के केजीज हैं जो कि ऐसे ही बन के बिक जाएंगे, ऐसा ही है, यानी कि मैं इनको प्रोड्यूस करूंगा, अभी सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। जबकि 6250 वो प्रोडक्शन होगी जो कि प्रोसेस 1 से निकलेगी और आगे फर्दर प्रोसेस होके बतौर प्रोडक्ट जी बनेगी, ठीक हो गया। यानी तय क्या हुआ कि अगर मैं प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस करके जी बनाऊंगा तो 16,000 केजी तो सर तब भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन मैं प्रोडक्ट वाई बेच कितने पाऊंगा, ये देखो अभी मैंने एंड पे कैलकुलेट किया है 9750। यानी कि अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालूं तो वो ये निकलेगा कि सर अगर रेवेन्यू फोरगॉन मैंने देखना है ना कि प्रोडक्ट वाई का रेवेन्यू फोरगॉन कितना है, तो वो कितना बन रहा है 8250। सिंपल, पहले 18,000 बिकते थे और रेवेन्यू आता था, अब 9750 बिकेंगे और सिर्फ इतने केजीज के इवज रेवेन्यू आएगा। तो कितना रेवेन्यू फोरगो हुआ, 8250, जिसको अगर हम तोड़ें तो ये इसके दो हिस्से बनते हैं, एक 2000, ठीक है सर, एक हो गया 2000 और दूसरा कौन सा है सर 6250। बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है यहां पे। ये देखें, ये जो 6250 है ना सर, ये देखें ये प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन ये बिक नहीं रहे, ऐसे ही है ना। ये देखो यहां प्रोड्यूस तो हो रहे हैं प्रोडक्ट वाई, लेकिन ये बिक नहीं रहे सर, इसका रेवेन्यू फोरगो हुआ है, ऐसे ही है ना। लेकिन प्रोड्यूस ही हो रहे हैं, ये तब भी प्रोड्यूस हो रहे थे जब मैं प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहा था, इट वाज पार्ट ऑफ देम। ये देखें इसका हिस्सा थे वो, ठीक है। यानी 6250 यूनिट्स वो हैं जो कि चाहे मैं प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस कर रहा था, चाहे प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहा था, ये तब भी प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उसकी कॉस्ट तो कोई सेव नहीं हो रही, इसकी वजह से, किसकी वजह से, फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से कोई कॉस्ट नहीं सेव हो रही, लेकिन इसका रेवेन्यू फोरगो हो रहा है। क्या ये प्रोडक्ट वाई मार्केट में बिक रहा है, नो, इट्स नॉट बीइंग सोल्ड, तो रेवेन्यू तो सर इसका फोरगो हो गया, ठीक है। लेकिन जो 2000 केजीज है ना सर, ये वो हैं कि अब ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही तो फर्क है। ये देखें पहले 18,000 प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 16,000 प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2000 यूनिट्स वो हैं जो ना प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना वो बिक रहे हैं, ना उन पे कॉस्ट लगेगी, ना उससे रेवेन्यू आएगा। यानी अब फर्दर प्रोसेसिंग के नतीजे में 2000 केजीज के इवज कॉस्ट सेव हो गई और 2000 केजीज के इवज रेवेन्यू फोरगो हो गया। यानी हम नेट में कह सकते हैं कि सर 2000 केजीज का कंट्रीब्यूशन फोरगो हो गया और जहां तक 6250 का ताल्लुक है, इसका सिर्फ रेवेन्यू फोरगो हुआ है, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि जो 6250 हैं ये प्रोड्यूस तो पहले भी हो रहे थे, कब, जब प्रोडक्ट वाई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा था, और अब भी प्रोड्यूस होंगे जब प्रोडक्ट वाई फर्दर प्रोसेस होगा इनटू प्रोडक्ट जी, ऐसा ही है ना सर। क्योंकि अब ये जा कहां रहा है, अब ये प्रोडक्ट जी बनने के लिए फर्दर प्रोसेस में जा रहा है। तो हम डिसीजन मेकिंग के अंदर इस बेसिक उसूल को जानते हैं, ऐसा खर्चा जो दोनों ऑप्शंस में एग्जिस्ट करे सर उसको तो कंसिडर ही नहीं करते, डिसीजन मेकिंग का बेसिक उसूल है, ठीक है ना सर। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। कि भाई देखो, जब तुम फर्दर प्रोसेस करोगे तो तुम्हें फायदे क्या मिलेंगे, नुकसानात क्या होंगे। सर पहला फायदा, प्रोडक्ट जी बिकेंगे, डेफिनेटली उससे आएगा रेवेन्यू, क्लियर हो गया। उसके अलावा खर्चा क्या होगा सर, फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा होगा कि भाई जाहिर है प्रोडक्ट जी मुझे फर्दर प्रोसेस करना है, तो जाहिर है उससे रिलेटेड इंक्रीमेंटल खर्चे होंगे, फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा होगा। इसके अलावा और क्या नुकसान होगा सर, अभी आपसे बात की है कि ये जो 2000 केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई हैं इनका कंट्रीब्यूशन फोरगो होगा, और आपके जो 6250 केजीज हैं सर इनका सिर्फ रेवेन्यू फोरगो होगा। कॉस्ट इन पे पहले भी लग रही थी, अब भी लग रही है, इट इज नॉट रेलेवेंट टू द डिसीजन। तो हम इसको पहले इस मेथड से, इस फॉर्मेट से, इस स्ट्रक्चर से करते हैं, फिर मैं जब सारा सॉल्व कर लूंगा मेरे पास फिगर्स आ जाएंगी, फिर मैंने सिर्फ उस फॉर्मेट को रीअरेंज करना है, आपको समझ आ जाएगा कि ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट से भी एक्सप्रेस हो सकता था। इन द एंड फॉर्मेट में चीजें ऊपर नीचे करने से आंसर में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ
स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। ये जो हम कह रहे होते हैं ना कि फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस 2-3 तरीकों से होता है, वो सिर्फ वे ऑफ प्रेजेंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग द डाटा होता है। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन। सर यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज, और यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले क्या, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट जी। सर इट्स फेयरली सिंपल, 8000 केजीज हमने उसके बनाने हैं, और उसकी प्राइस क्या है ज़रा सवाल से देख लेते हैं। प्राइस है जी उसकी, मैंने वैसे वहाँ पे भी लिखा था, स्लाइड पे भी आई थिंक सो लिखा था, इसकी प्राइस है सर 50,000। सर इट्स फेयरली सिंपल, 50,000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो फर्दर प्रोसेसिंग करने के नतीजे में मेरे पास ये रेवेन्यू आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट जी का। ठीक हो गया सर। आप इसको फिगर इन थाउजेंड्स मिलियंस लिख सकते हो, और बिल्कुल आपको लिखना चाहिए क्योंकि जाहिर है मैनुअल वर्किंग होती है, तो आपको अपनी वर्किंग को एफिशिएंट बनाना होगा। ये तो चूंकि एक्सेल है तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं फील होती। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट जी आ गया, फिर मैं क्या करता हूँ, लेस जो नुकसान आते हैं, जो खर्चे हैं, जो कि एक्सपेंसेस हैं, वो हम बुक करेंगे इंक्रीमेंटल इन नेचर। और वो क्या है सर, सबसे पहले फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सर ये इसमें से माइनस हो जाएगी। तो सर इसके अंदर क्या क्या है, ये देखें, फर्दर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे हैं। सर एक तो है हमारा मटेरियल कौन सा, TS38। तो ये देखें, इसको मैं वर्कआउट कर लेता हूं, मुझे पहले इसके केजीज चाहिए कि ग्रॉस में मुझे केजीज कितने चाहिए होंगे, और फिर इसके लिए उसने प्राइस दी हुई है कि मैं मार्केट से ये TS38 कितने का ले सकता हूं, 19,200 का। तो ये तो बड़ा क्लियर है, ये देखें 19,200 पर केजी है, इट इज द प्राइस। तो अगर मेरे पास केजीज आ जाएं तो मैं उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता हूं। ये देखो मैं उसी वर्किंग को वर्क बैक कर रहा हूं, मैंने जो पार्ट ए में किया था। ये देखें 8000 का टोटल आउटपुट है प्रोडक्ट जी का, इसको डिवाइड किया 0.8 से, ऐसे ही है जी। ये क्या बन गया सर, ये आपका बन गया ग्रॉस इनपुट। अब रेशियो की बेसिस पे मैं तोड़ के आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि भाई मटेरियल T38 कितना इनपुट होना चाहिए था। सर 0.6 ओवर 1.6, दैट्स इट। ठीक है सर, तो ये जो मैंने डायरेक्ट वर्किंग की है, ये टेक्निकली क्या है, टोटल TS38 का इनपुट। ठीक है, ये है टोटल केजीज ऑफ इनपुट, जो कि मैं जानता हूं 10,000 है। 10,000 को मैंने सिर्फ रेशियो में तोड़ा है, तो ये मेरे पास टोटल केजीज आ गए हैं मटेरियल TS38 के, और ये है आपका सर रेट पर केजी। ठीक हो गया, तो आए सर कैलकुलेट करते हैं। सो द आंसर इज 72 मिलियन। ठीक है सर, मटेरियल की कॉस्ट पहले आ गई। इसी तरह से अब हम सर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट डायरेक्ट लेबर की। सर रेट तो बड़ा क्लियर कट सवाल में उसने मुझे दिया हुआ है, रेट क्या है सर, रेट इज 300, और मुझे अब चाहिए सर घंटे। घंटों के लिए बड़ा क्लियर उसने बताया हुआ है, 2 घंटे पर केजी ऑफ प्रोडक्ट जी आउटपुट। तो 2 इंटू आउटपुट कितना है 8000, ये हमने ऊपर भी इसकी वैल्यू जो है उसको इस्तेमाल किया था। ये है टोटल ऑर्स, ठीक है जी, और ये है रेट पर और 300। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 300 इंटू 2 इंटू 8000, सो इट मेक्स हाउ मच, इट मेक्स 4.8 मिलियन। और सर इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो जाएंगे, घंटे तो यही यूज़ करेंगे, बस रेट का फ़र्क है हमारे यहाँ। तो सर रेट कितना है वेरिएबल ओवरहेड्स का, उसने सवाल में दिया हुआ है, इट इज़ 325। ठीक हो गया सर। सो लेट्स ऐड ऑल ऑफ दीज, और मेरे पास टोटल खर्चा निकल आएगा किसका सर, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का। सर अब फोरगॉन की बात करते हैं, यूं लिख लेते हैं, एक हेडिंग दे लेते हैं, बेनिफिट्स फोरगॉन फ्रॉम प्रोडक्ट वाई। ये हेडिंग दे लेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट हो जाएगा। जी सर, क्या क्या बेनिफिट्स फोरगो होंगे। सबसे पहले तो रेवेन्यू फोरगॉन होगा फ्रॉम 6250 केजीज। ठीक है ना सर, कि अब ये प्रोड्यूस होने के बाद ये अब आगे बतौर प्रोडक्ट जी जाएगा, तो इससे रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे। हाँ प्रोड्यूस इसने होना है हर सूरत में, तो रेवेन्यू कैसे फोरगो निकालेंगे सर, कोई मसला नहीं है, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट वाई की प्राइस भी है और केजीज तो मेरे पास मौजूद है। प्राइस क्या है प्रोडक्ट वाई की, सर ये देखें 25,000। तो 25,000 इंटू 6250, यहां लिखते हैं सर 25,000 इंटू 6250। ठीक है सर, और इसके अलावा क्या होगा सर, कंट्रीब्यूशन,
foregone from 2000 kgs। ये प्रोडक्ट वाई की बात हो रही है, इसका मैं पूरा कंट्रीब्यूशन फोरगो करूंगा, क्योंकि इसकी अगर डिटेल में जाएं तो अभी मैंने डिस्कस किया है, ना ये प्रोड्यूस होगा ना ये बिकेगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कशन की कि 18,000 केजी प्रोडक्ट वाई के बन रहे थे जब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, और जब फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो कितने बन रहे हैं? 16,000। तो 2,000 ऐसे हैं जो ना प्रोड्यूस हो रहे हैं ना बिक रहे हैं, यानी कि अब उसकी कॉस्ट भी सेव हो रही है और रेवेन्यू भी फोरगो हो रहा है। तो नेट में कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन फोरगो हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन। तो सर कंट्रीब्यूशन वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। केजीज हमारे पास क्लियर हैं, वो कितने हैं सर? 2,000। ठीक है जी, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है सर? वो वर्किंग नंबर 2 से कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। ये देखें मेरे पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स हैं उसमें उसने चीज़ें दी हुई हैं, मैं वहां से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे पास सवाल में? ये देखें 234 मिलियन। ठीक है सर, और टोटल केजीज कितने हैं सर? 18,000 केजीज, इतने ही हमने प्रोड्यूस किया था ना सर। तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन को केजी से डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर केजी नहीं निकाल सकता? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 234 मिलियन ओवर 18,000 तो बन गया 13,000, और अब ये फोरगो हो जाएगा 2,000 केजीज के इवज। तो यहां लिखते हैं सर 13,000 इंटू 2,000। ठीक है सर, तो रेवेन्यू फोरगो होगा 6250 केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई के इवज, और पूरा कंट्रीब्यूशन फोरगो होगा 2000 केजीज के इवज। आए सर कैलकुलेट करते हैं, 13,000 इंटू 2000, सो इट मेक्स आई थिंक सो 26 मिलियन। तो सर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बेनिफिट कितना फोरगो होगा सर? हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज 182.25 मिलियन। तो सर लेट्स इवेल्युएट के नेट में इस सिचुएशन में बेनिफिट्स होंगे या कॉस्ट्स होंगे। अगर तो नेट में बेनिफिट्स हैं वी विल गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, इफ कॉस्ट है नेट में तो फिर हम नहीं करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग। आए सर 400 मिलियन माइनस 82 मिलियन माइनस 182.25 मिलियन, सो द आंसर इज 135.75 मिलियन। ठीक हो गया सर। तो हमेशा मैं कहता हूं बेटा जब डिसीजन मेकिंग हो प्लीज कंक्लूड किए बगैर नहीं आना, कंक्लूजन का आधा या 1 मार्क होता है, इस चीज को जहन में रखें। और ये भी जहन में रखें आप जो भी फैसला करके आएंगे अपने कंक्लूजन के हिसाब से, आपको उसके हिसाब से अवार्ड किया जाएंगे मार्क्स। मिसाल के तौर पे इसी की मिसाल ले लो कि ये देखें मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, मालूम हो गया कि यहाँ पे डिसीजन क्या है कि हमें फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए। आपने जब कैलकुलेशन की तो नेट में कॉस्ट आ गया और आप क्या डिसाइड करके आए कि यार फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, आपको उसका मार्क अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, इस बेस पे थोड़ी वैल्यूएट किया जाएगा कि आपने वो डिसीजन नहीं लिया जो कि एक्चुअल आंसर की बेस पे होना चाहिए था। आपको इस बेस पे जज किया जाएगा कि आपने गिवन सर्कमस्टांसेस में जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसके हिसाब से जो डिसीजन बनता है कि आपने वो डिसीजन लिया है, दैट्स इट। क्यों बेटा? स्टेप्स के मार्क्स हैं, एक एक स्टेप को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट किया जाता है, ट्रिकल डाउन एरर्स को बेटा पेनलाइज नहीं किया जाता। ये अक्सर औकात बच्चे पूछते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल इसी से ले लूं कि अगर ये 82 मिलियन मेरा गलत हो जाता है, मिसाल के तौर पे मैं कोई गलत वैल्यू निकाल लेता हूं जी 26 मिलियन, ठीक हो गया, सिर्फ इस चीज के वजह आपके मार्क्स कटेंगे बस। आपने 400 मिलियन सही निकाला, इसके मार्क्स मिलेंगे। आपने 182.25 मिलियन सही निकाला, इसके मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड सी बात है, जब आपने ये वैल्यू गलत निकाल ली 82 मिलियन की तो आपकी ये वाली वैल्यू भी गलत होगी। वो इस चीज को पेनलाइज नहीं करता, उसको भी पता है इस चीज का, स्टेप्स के मार्क्स हैं सर। ठीक है, तो कंक्लूजन भी जब आप देंगे तो आपने उसी बेस पे कंक्लूजन देना है जो आपका एग्जामिनेशन में जो सवाल हल करते हुए जवाब आ रहा है। बहरहाल इट वाज जस्ट एन एडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। तो बेटा कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन देते हुए वही वर्ड्स यूज किया करें जो कि सवाल में होता है। ये देखो जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा ख्याल है ये देखो जैसे आपको क्या कह रहा है, वेदर TIL शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट Z, तो आप कहेंगे यस TIL शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट Z बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नेट benefits of rupees 135
0.75 मिलियन, दैट्स इट। अच्छा, अब देखें मैंने ये सारा सवाल हल कर लिया। अब मैं इसको दूसरे स्टाइल में प्रेजेंट करता हूं, यानी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो मुझे बताएं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू किसको बोलते हैं। यहां मैं चलें आगे लिख देता हूं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू किसको कहते हैं? रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे ही है ना। इसको मैं क्या कह देता हूं? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक हो गया, फ्रॉम वगैरह छोड़ें। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद रेवेन्यू क्या आना है? यही आना है, ये देखो यही रेवेन्यू आएगा ना, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो प्रोडक्ट जी बन जाएगा और उसका रेवेन्यू कितना है? 400 मिलियन। यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं 400 मिलियन माइनस, सर फर्दर प्रोसेसिंग से पहले क्या रेवेन्यू होता? खुद सोचें, अगर प्रोडक्ट वाई फर्दर प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट जी ना बनता तो प्रोडक्ट वाई ऐसे ही बिक जाता, उसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। ये भी कह सकते हैं रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ऐसा ही है ना। यानी जब पिछले प्रोसेस से 6250 केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस हुए, हमने या तो उसको मार्केट में बेच देना था 6250 को, या फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट जी बनाना था। तो अगर 6250 को ऐसे ही बेच देते तो वो क्या होना था? रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। उसको कह सकते हैं रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि ये देखो 6250 का रेवेन्यू, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये देखो 6250 का रेवेन्यू, यानी यही लाइन आइटम मैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के तौर पे ऊपर नेट ऑफ कर देता हूं। मैंने इस स्ट्रक्चर में क्या किया था? इसको नीचे से किया माइनस ही था, ये देखें माइनस ही तो हो रहा है 156.25 मिलियन, ये बतौर बेनिफिट फोरगॉन के तौर पे माइनस हो रहा है। लेकिन अब मैं इसको कैसे माइनस कर रहा हूं? बतौर सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। ये देखें फिगर वही माइनस हो रही है 156,250,000। ठीक हो गया। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो है ये क्या है? ये है रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, दिस इज रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। टेक्निकली स्पीकिंग 6250 केजीज ऑफ प्रोडक्ट वाई एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक हो गया, सिर्फ ये एक फर्क है। तो यहां पे मैं नेट ऑफ करके कैलकुलेट करता हूं, ये देखें क्या फिगर होगी हमारी। एक ये वैल्यू आ गई, ये मैं इसको बोल रहा हूं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अच्छा, लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये वही है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, शॉर्ट में एफपीसी लिख रहा हूं। ये मैं स्ट्रेट अवे वैल्यू यहां से उठा रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं ऐसे ही। सर 82 मिलियन, इसके अलावा 2000 केजीज, ये मुझे इस सिचुएशन में भी लाइन आइटम बिल्डअप करनी पड़ेगी, और वो कौन सी है? कि सर 2000 केजीज ऐसे हैं कि ना वो प्रोड्यूस होंगे अब, ना वो बिकेंगे, यानी 2000 का कंट्रीब्यूशन फॉर गो, वो मुझे इनकॉर्पोरेट करना ही करना पड़ेगा। इट विल बी कैलिंग अ न्यू थिंग फॉर अ सीएमए स्टूडेंट, क्योंकि नॉर्मली इससे पहले कोई सवाल मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह से था कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग के साथ कुछ लिमिटिंग फैक्टर का मामला भी है। तो कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन भी होगा, और कितने केजीज का सर? 2000 केजीज का। ठीक है सर, और वही वाली वैल्यू जो कि मैंने कैलकुलेट किया है, ये देखें सर 26 मिलियन, दैट्स इट। और अब कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन आपकी वही रहनी है, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द कैलकुलेशन। ये देखो वही फाइनल वैल्यू है। सिर्फ मैंने क्या किया है, ये जो रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग है, इसको मैंने यहां पे बतौर रेवेन्यू फोरगोन लिया और पूरा एक्सप्लेन किया तुम्हें मैंने। यहां पे मैंने इसी को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करते हुए यहां से माइनस कर दिया है। ठीक है जी। तो मजे की बात यह है एग्जामिनर ने इसको एक और मेथड से किया है। जवाब एग्जामिनर का भी वही है, जो मैंने तरीके बताए हुए हैं उसका भी वही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एग्जामिनर ने उसे किया हुआ है। ठीक है, आ जाके बात वही है, आपको जो आसान लगता है वो कर लें, मकसद क्या है, तुम्हें सिचुएशन समझ आनी चाहिए। ठीक है, इन द एंड कैलकुलेशंस करते हुए एक आध लाइन आइटम में गलती इंसान कर लेता है, लेकिन आपको सवाल पढ़ के सिचुएशन ही नहीं समझ आ रही और आपने अंधाधुंध फायर चलाने शुरू कर दी हैं, अंधाधुंध छोटी छोटी मीनिंगलेस कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी हैं। ये कभी भी बेटा अच्छी अप्रोच नहीं होती सीएमए के सवाल को करने की। हमेशा कहा जाता है कि सवाल को एक नहीं 2 3 4 दफ़ा पढ़ें, ये बहुत बेहतर है इससे कि आपने एक दो दफ़ा पढ़ा फिर इधर उधर देखा, बच्चे करना शुरू कर दिए उन्होंने सवाल, आपने परेशान हो गए बस सवाल करना शुरू कर दिया, हालांकि आपको अभी तक सिनेरियो ही समझ में नहीं आया। तो बेटा रीडिंग में टाइम इन्वेस्ट करना सीखें, खुसूसन सीवीपी, डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये ऐसे एरियाज हैं जो आपसे रीडिंग तलब करेंगे खुसूसन।
ठीक है, और भी एरियाज हैं वहां पे जब जब डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट होगा तो वहां पे ये चीज जरूरी हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में सिनेरियो होता है और वो नया होगा, उसको समझने की बड़ी ज्यादा जरूरत है। मैं अगर इस सवाल को एनालाइज करूं ना तो मेरे नजदीक कैफ 3 के बच्चे के लेवल के हिसाब से ये मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। और देखें वही वाली बात है, एग्जामिनर सारे के सारे सवाल तो मॉडरेट या बिलो मॉडरेट तो नहीं बना सकता, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी भी मजबूरी है, उसने ज़ाहिर है पेपर कुछ ना कुछ तो चैलेंज रखना है पेपर के अंदर, और फिर कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स होते हैं पेपर में जो कि मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर को और बाकियों से वो कह लो कि एक डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो उसने किसी ना किसी सवाल में आपके साथ करना ही था, तो ये मॉडरेट से ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी इस सवाल की बच्चों के लिए। तो बहुत डिटेल में मैंने इस सवाल को एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया है आपके लिए। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड हैव द स्क्रीनशॉट।